सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, जिसकी बुनियाद ही कलमे पर रखी गई। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माजी का किस्सा नहीं है, हाल की हकीकत भी यही है। इसीलिए तो पहले दिन से पाकिस्तान का वजूद इस्लाम दुश्मनों की आंख में बाकायदा खटक रहा है। बर्दाश्त नहीं होता उन दुश्मनों से पाकिस्तान का वजूद। इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुने गए और बार बार बुने गए। इस पर जंगें मुसल्लत की गई ताकि जज्बा ईमानी की शमा को बुझा दिया जाए। इस्लाम के नाम पर बने इस मुल्क को दुनिया के नक्शे से किसी तरह मिटा दिया जाए। दुश्मन यही चाहता था, अब भी चाहता है। लेकिन सलाम है धरती के उन बहादुर बेटों पर जिन्होंने वतन की तरफ बढ़ते शोलों को अपने लहू से बुझा दिया, दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। नेकी और बदी का, खैर और शर का ये मार्का आज भी जारी है और जान हथेली पर लेकर फिरने वाले वतन के सरफरोश बेटे जुर्रत और बहादुरी और शुजात की नई दास्तानें रकम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं नाजरीन कि इस दुश्मनी की असल वजह आखिर क्या है। दरअसल ये अफवाज पाकिस्तान ही नहीं, ये अफवाज इस्लाम भी हैं। गौर कीजिए मेरे जुमले पे, ये अफवाज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अफवाज इस्लाम भी हैं। ये वारिस हैं शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। ये वारिस हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैफुल्लाह का लक़ब पाने वाले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, जिन्होंने कुफर को काट कर रख दिया। फिर कैसे मुमकिन है कि ये मौत से डर जाएं? ये नहीं डरेंगे मौत से, कुफार से ये नहीं दबेंगे। ये तो वतन की हिफाजत के लिए सब कुछ लुटाने के लिए हर वक्त राजी रहते हैं, तैयार रहते हैं। ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तन मन धन लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हर वक्त शहादत पाने के लिए न सिर्फ तैयार रहते हैं बल्कि बेकरार रहते हैं। और इसीलिए दुश्मन में सामने आकर मुकाबले की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि दुश्मन जानता है रात की तारीकी में छुप कर वार करता है ये दुश्मन, और फिर भी मुंह की खाता है। फिर इसीलिए साजिशें करता है, गद्दारों को साथ मिलाता है कि किसी तरह दुश्मन का वार चल जाए। मैं फिर दोहरा दूं अपने अल्फाज नाजरीन, मैं फिर ज़रा दोहरा दूं कि इस वक्त पाक फ़ौज दुश्मन के निशाने पर है। आज भी ये जो बुज़दिल दुश्मन है, इसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर देवा सेक्टर के मुकाम पर बिला इख्तियार फायरिंग की और ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज की इस शरअंगेज़ी का पाक फ़ौज ने तसल्ली बख्श इलाज किया, जिससे भारतीय फ़ौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दुश्मन के हमले में 28 साला सिपाही नबील लियाकत शहीद हो गए और LOC पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मैं ज़रा आपको बता दूं कि अभी 2021 को शुरू हुए, अब देखें कि कितने दिन हुए हैं, 1 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ, चंद रोज़ हुए हैं और ये 49वां वाक़या है। 49वां। ये तो सरहद पर हमला था जिसका हमारी बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक जंग दुश्मन हमारी सरहद के अंदर भी दोबारा छेड़ना चाहते हैं। आज शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज ने खुफिया इतला पर दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे भी गए और ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फ़ौज के 3 जवान भी शहीद हो गए। शहीद होने वाले सिपाही अज़ेब अहमद का ताल्लुक कर्क, लॉन्स नाइक अब्बास खान का ताल्लुक औरंगज़ई से और ज़ियाउल इस्लाम बन्नू के रहने वाले थे। कौम सलाम पेश करती है इन बहादुर बेटों को जिन्होंने वतन दुश्मनों को निशाने इबरत बनाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये इन्हीं कुर्बानियों का सिला है कि आज हमारे घर महफूज हैं, हमारे बच्चे महफूज हैं, हमारा मुल्क महफूज है। और ये बहुत नाजुक वक्त है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस वक्त अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के निशाने पर है। ख़तरा बैरूनी भी है और अंदरूनी भी है, बैरूनी भी अंदरूनी भी। हमले दोनों तरफ से तेज़तर हो रहे हैं। दुश्मन का मुकाबला करना आसान है, लेकिन अपनी सफ़ों में छुपे हुए हैं दुश्मन बन के, उनका मुकाबला करना क्या आसान है? हरगिज़ आसान नहीं होता। सरहद पर दुश्मन गोलियां चलाता है, गोलाबारी करता है, लेकिन हमारे अंदर मौजूद दुश्मन के एजेंट
गौर कीजिए मेरे अल्फाज पे। हमारे जो अंदर मौजूद है दुश्मन के एजेंट झूठे इल्ज़ाम लगाकर, अफवाहें फैलाकर बदगुमानियाँ पैदा करते हैं। सच्चे झूठे इल्ज़ाम लगाकर कौम को अपने मुहाफिजों से बदज़न करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। गौर कीजिए मेरे अल्फाज पे। ऐसे दुश्मनों को जो हमारे अंदर छुपे हुए, उन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। और हमारी सियासत का भी यही चलन है। ऑपोजिशन की आदत एहतजाजी तहरीक चला रही है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ ये जो चलाई जाने वाली तहरीक है, इसका एजेंडा क्या है? अवाम के नाम पे कहते हैं कि हम बाहर निकलें, जमहूर के लिए बाहर निकलें, जमहूरियत की बका के लिए बाहर निकलें। अवाम तो दूर की बात है, ये जो एजेंडा लेके बाहर निकले हैं खुद इनको नहीं पता, इनमें जो शामिल जमातें हैं उनको नहीं पता कि क्यों बाहर निकले हैं। ये नाम अवाम का लेते हैं, रोना अवामी मसाइल का ज़रूर होया जाता है, लेकिन गौर कीजिए ज़रा, तनकीद का निशाना किन को बनाया जाता है? उन इदारों को बनाया जाता है। वही इदारे जिनके अहलकार मुल्क को महफूज बनाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। जान से बड़ी कुर्बानी कौन सी होती है? जानें कुर्बान कर रहे हैं। वही इदारा जिसका अहलकार आज LOC पर शहीद हुआ, वही इदारे के अहलकार जो वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से मुकाबले। अब आप खुद फैसला करें, ये मुल्क और कौम की खिदमत है, जमहूरियत है, या फिर मुल्क दुश्मनों की खिदमत है? आप खुद ही अवाम को बता दें कि ये कौन से जमहूरी जिदोजहद है, कौन से अवामी मसाइल हैं, कौन सी सियासत है ये। आप दूसरों को हलफ की पासदारी का बाकायदा भाषण देते हैं, सियासत से दूर रहने की नसीहतें करते हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, क्या क्या गुल खिलाते हैं? अपनी दावों पे ज़रा गौर करें ना, अपनी दावों पर गौर नहीं करते। लेकिन दुनिया आपके दावों पे बड़ा गौर कर चुकी है, क्योंकि दुनिया जान गई कि भारत बलूचिस्तान में बदअमनी, दहशतगर्दी और इंतशार फैलाना चाहता है, और इसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुलभूषण जैसे दहशतगर्दों को यहाँ भेजा गया, लेकिन मजाल है जो कोयटा में होने वाले इस जलसे में इस मामले पर कोई बात की गई हो। मेरा बड़े अदब से PDM की आदत से एक सवाल है कि ये मुल्क और कौम की कौन सी खिदमत है? ज़रा समझाइएगा कभी आप लोगों को वक्त मिले तो। क्या आप इसको मुल्क और कौम की खिदमत कहते हैं? बलूचिस्तान में जाकर आपको भारतीय साजिशों को क्या बेनकाब नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था, फिर होती वो मुल्क और कौम की खिदमत। दहशतगर्दी के जो असल असबाब हैं उनसे पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी था, फिर होती वो मुल्क और कौम की खिदमत। वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वालों को तनकीद का निशाना बनाना, इसको आप मुल्क की और कौम की खिदमत कहते हैं? जो वतन की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, उन पर आप तनकीद करते हैं? ये आपकी वतन की खिदमत है? ये आपकी जमहूरियत की तारीफ है? ये है आपकी सियासत? अच्छा, नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे नाज़रीन, भारत के खिलाफ आपको याद होगा कि उस वक्त भी नहीं बोलते थे, कुलभूषण का नाम तक नहीं लेते थे। क्या कोई मजबूरी थी नवाज शरीफ की? कोई मजबूरी थी? अपनी ज़ात पर तनकीद, इल्ज़ाम बर्दाश्त था, लेकिन भारत का नाम नहीं लेना। भारत का ही नहीं है। और ये जो मोदी के यार वाले नारे हैं ना, ऐसे नहीं लगे थे। हर बात का कोई बैकग्राउंड होता है। वो कहते हैं ना कि आग जहाँ पे होती है धुआं वहीं पर होता है। अब जो भारत से मोहब्बतों का मामला है, ये क्या है समझने के लिए ज़रा ये शेख रशीद साहब का क्लिप सुनिएगा। अच्छा, ये जो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं ना, इनसे बेहतर नवाज शरीफ को कोई नहीं जानता। शेख साहब ने नवाज शरीफ के साथ बड़ा वक्त गुजारा है। जब वक्त गुजारा जाता है तो आपको दूसरे बंदे की खूबी का भी पता होता है और खामी का भी अच्छे से पता होता है। ये बंदा कहाँ से मार खाता है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है या कौन से फ्लॉज हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि शेख रशीद साहब नवाज शरीफ साहब की रग रग से वाकिफ़ हैं, इसलिए कह रहे हैं बड़े यकीन के साथ कि नून लीग के कायद पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश का हिस्सा हैं, बड़ा हिस्सा हैं। अब शेख रशीद साहब ये बात आपको मैं बताती चलूँ नाज़रीन, 2017 में कर रहे हैं, जब नवाज शरीफ पनामा केसेस भुगत रहे थे, मुश्किल में थे, और उस वक्त पाकिस्तान को भी मुश्किल का शिकार किया जा रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत भी जारी थी, आपको याद होगा। और इसीलिए मुखालिफिन का ये इल्ज़ाम सच लगता है कि जब भी नवाज शरीफ पर बुरा वक्त आया, जब भी भारत ने सरहद पर तनाव बढ़ा दिया। क्या ये इत्तेफाक है? क्या आपको लगता है कि इत्तेफाक है? LOC की खिलाफ वर्जियाँ ज़्यादा हो गई, ये महज हुस्न इत्तेफाक है या फिर दुश्मन से इत्तेफाक करने की बरकत कह लें आप? सब जानते हैं, देखने वाले जानते हैं, तमाम पाकिस्तानी जान चुके हैं, पब्लिक सब जानती है। अवाम को यह भी पता है कि PDM की मौजूदा तहरीक को मुल्क दुश्मन बयानिया के जो इंजेक्शन है ना, वो भी नून लीग के कायद नहीं लगाए हैं। और पीपल्स पार्टी इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट देखकर साइड पर हो गई। लेकिन PDM में शामिल जो दूसरी जमातें हैं
वो दुश्मन की बोली बोलने लगी। कौमी असम्बली के ऐवान और ऐवान इक़्तिदार से दूरी की वजह से पीटीएम सरबराह तो सब पर बाजी ले गए। देखिए ज़रा, देखा आपने, ये भारतीय फ़ौज के बारे में बात नहीं हो रही, ये अपने ही मुल्क के मुहाफ़िज़ों से मुखातिब हैं। सुना आपने, अज़ियत होती है, दुख होता है, तकलीफ़ होता है। जब तकलीफ़ होती है, जब ये अंदर के लोग ऐसी बातें करते हैं। दुश्मन जो बाहर है वो तो साजिशें करेगा, लेकिन अंदर के लोग, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि हमारे अंदर जो छुपे सफ़ों में इस तरह के लोग हैं, जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, मैं नहीं कहूँगी ये दुश्मन है, लेकिन नाज़रीन आप डिसाइड कर लें, क्या ये मुल्क के खैर ख्वाह हैं? मुल्क के खैर ख्वाह ऐसी बातें करेंगे मुल्क के लिए, मुल्क के मुहाफ़िज़ों के लिए? ये मुल्क के मुहाफ़िज़ों से मुखातिब हैं पीटीएम सरबराह, और बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये इल्ज़ाम तो आपकी ज़ात पर भी हैं। तवील अरसे तक कश्मीर कमेटी की सरबराही और परफॉर्मेंस का जवाब कौन देगा? वो जवाब क्यों नहीं देते? वो सवाल गोल कर जाते हैं आप जब भी आपसे पूछा जाए कभी। वो लाखों रुपए की लस्सी कौन पीता था और क्यों पीता था, किस हक से पीता था, कब बताएंगे आप? ये लाखों की जो लस्सी है ना, लाखों रुपए की, इस इल्ज़ाम का जवाब जानने के लिए कौम मुंतज़िर है, सुनना चाहती है आपकी ज़बान से इसका जवाब। आप उन्हें मुजरिम कह रहे हैं, जिनकी बदौलत, उन्हें मुजरिम कह रहे हैं जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान में पहले की निस्बत ये जो मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई नेटवर्क मौजूद नहीं है, जिनकी वजह से आप जैसे लोग सुकून की नींद सोते हैं। उन मुहाफ़िज़ों पर आप तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के साथ मौजूद सैकड़ों मील सरहद पर बाड़ लगाने का मुश्किल तरीन कारनामा अंजाम दिया ताकि दहशतगर्दों का रास्ता रोका जा सके, ताकि आपके बच्चे सुकून से सो सके अपने घरों में। ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म आपको याद नहीं है? ऑपरेशन रद्दुल फसाद, वो भी भूल गए हैं आप? मैं ज़रा याद करवा देती हूँ आप लोगों को। पिछले 3 साल में इसी फ़ौज ने 50 बड़े ऑपरेशन किए, और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनकी तादाद 3,71,000 से भी ज़्यादा है। 3,71,000। अब मेरा एक सादा सा सवाल है, क्या यही वतन के इन मुहाफ़िज़ों का जुर्म बन गया? क्या इसको आप जुर्म कहते हैं जिसकी सज़ा आप तनकीद कर करके देते हैं? ये बेसिकली आप नहीं बोल रहे, ये आपके अल्फाज नहीं हैं, ये दुश्मन का एजेंडा बोल रहा है। और नाज़रीन बताइए, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, आप मुझे खुद बताएं कि बाहर जो दुश्मन है वो तो साजिश करेगा, तभी तो हम उसको दुश्मन कहेंगे। भारत को तो खटकता है, पाकिस्तान का वजूद भी खटकता है। भारत को तो पाकिस्तान का वजूद आज तक हजम नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको बताया कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका मुतालिबा ही इस्लाम के नाम पर किया गया, जिसको हासिल इस्लाम के नाम पर किया गया, जिसकी बुनियाद ही कलमे पर रखी गई। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। भारत क्यों बर्दाश्त करेगा पाकिस्तान की कामयाबियां, पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान का सुकून? भारत को कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, वो बैठ के साजिशें करें। या फिर अब ये लोग कहते हैं जी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हमारे हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए जाते हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, ये इनकी पैट्रियोटिक फीलिंग्स हैं, ये इनकी हुब्बुल वतनी का आलम है। आप देख लीजिए कि जब ये इस तरह की गुफ्तगू करते हैं या कोई ना कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देते हैं, कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं, कुछ ना कुछ तनकीद इस तरह की करते हैं उन इदारों पर जो कि हमारे मुहाफ़िज़ हैं, और दुश्मन मुल्क का मीडिया बाकायदा सेलिब्रेट कर रहा होता है इनके बयानात को। ज़रा सोचिए, जब आपकी बात पर, आपके किसी कदम पर, एक दाम पर दुश्मन खुश हो, खुशी से फूला ना समाए, तो बताइए क्या वाकई मुहब्बे वतन है? आपकी वजह से दुश्मन शादियाने बजाए, खुशियां मनाए, सेलिब्रेट करे, तो फिर अच्छे आप फिर वतन के हमदर्द हैं, अच्छे आप मुहिब्बे वतन हैं। पता नहीं कैसी हुब्बुल वतनी है आपकी ये, कि या तो आप दुश्मन के अल्फाज बोल रहे होते हैं या फिर आपके बोले हुए अल्फाज पे दुश्मन वहाँ शादियाने बजा रहा होता है। अच्छे हुब्बुल वतनी का आप मुजाहरा करते हैं, ये अच्छी आपकी मुहिब्बे वतन पॉलिसी है। इमरान खान साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना वज़ीर आज़म साहब को, इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। वज़ीर आज़म साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी मुल्क की जो वहदत है या बका की आप कह लें कि पहली जो दिफाई लाइन है वो क्या होती है? उसकी फ़ौज ही होती है। किसी भी मुल्क की जो वहदत होती है या बका की जो पहली दिफाई लाइन होती है वो उस मुल्क की फ़ौज होती है, जो दुश्मन के इरादे को नाकाम बना देती है। लेकिन अजीबो गरीब लोग हैं ये,
जो कि दुश्मन के अल्फाज बोल रहे हैं, दुश्मन की ज़बान बोल रहे हैं। हालांकि इनको ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि दुश्मन के इरादे नाकाम बना देंगे। और फौज जो कि दुश्मन के इरादे नाकाम बनाती है, उस फौज पर ये लोग तनकीद करते हैं। बड़े बेशरम और बड़े बेहया लोग हैं ये, और जिसको शर्म नहीं है उसको कुछ भी नहीं है। और इसीलिए भारत की कोशिश है कि वो पाक फौज के इर्द गिर्द साजिशों का ऐसा जाल बुने कि वो सरहदों के साथ साथ अंदरूनी महाज पर भी उलझ कर रह जाएं। जो अपने मुल्क की फौज पर तनकीद करता है, मैं कहती हूँ बड़ा ही बेशर्म है। इस पर सितम देखिए। सितम ये है कि पीडीएम की आदत के बयानात चाहते और ना चाहते हुए भी दुश्मन के इस एजेंडे की तकमील में मददगार दिखाई दे रहे हैं। डूब मरने का मुकाम है। फिर ये कहते हैं कि हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल ना उठाया जाए। जो रहबर होते हैं वो तो मुल्क के दिफा को मजबूत बनाते हैं। ये कैसी रहबरी की डेफिनेशन है? ये कौन सी रहबरी है कि अपनी सियासत, अपनी करप्शन, अपने मुफादात के लिए मुल्क की मुफाद को खतरे में डाला जा रहा है? मुल्क की सलामती के ज़ामिन इदारे को सियासत में घसीटने की बाकायदा कोशिश हो रही है। कोशिश नहीं, साजिश। और ये कोशिश कह लें क्या साजिश कह लें, ये भी नाकाम हो जाएगी। जी ISPR का क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा। इसे कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। क्लियर बता दिया तर्जुमान पाक फ़ौज ने कि फ़ौज अपना काम कर रही है, सियासत से इनका कुछ लेना देना नहीं है। फ़ौज मुल्क की दिफा को मजबूत बना रही है, मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की बहादुर अफवाज दुश्मन के निशाने पर हैं। LOC पर भारत इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, बाज नहीं आ रहा। इश्तियाल अंगेज़ी करने से दहशतगर्द भी फिर सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंदरूनी महाज पर सियासत में भी निशाना मुल्की इदारों को ही बनाया जा रहा है। लेकिन इत्मीनान इस बात का है कि मुहाफ़िज़ जाग रहे हैं। बैरूनी और अंदरूनी महाज पर ये जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान है। इसीलिए ये जो वार हैं, जितनी भी साजिशें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, ये आज तक नाकाम बनाई हैं हमने, और ये आइंदा भी नाकाम ही जाएंगी। इनका वार नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों के हाथों कत्ल किए गए उसामा सत्ती की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उसामा का किसी डकैती या जुर्म से कोई वास्ता साबित नहीं हुआ। उसामा को गोलियां जानबूझकर कत्ल करने की नीयत से मारी गई। अच्छा, गोलियां जो एक एहलकार ने नहीं मारी बल्कि चारों तरफ से मारी गई हैं। और रिपोर्ट मजीद क्या बताती है कि मौके पर पहुंचने वाले पुलिस अफसरान की जानिब से सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई, यानी सोची समझी साजिश। पुलिस ने वाक़े को डकैती का रंग देने की भी कोशिश की और सीनियर अफसरान को अंधेरे में रखा गया। मकतूल को रेस्क्यू करने वाली गाड़ी को गलत लोकेशन बताई जाती रही। गोलियों के 18 होल 72 घंटे बाद फॉरेंसिक के लिए भेजे गए। उसामा के कत्ल को 4 घंटे तक फैमिली से छुपाया गया। रिपोर्ट मजीद क्या बताती है कि उसामा सत्ती को पुलिस ने बाकायदा मनसूबाबंदी करके कत्ल किया है। उसामा की रुकी हुई गाड़ी पर एक नहीं बल्कि 4 अतराफ से 22 गोलियों की बौछार की गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एहलकारों ने बैठकर और कुछ ने खड़े होकर फायरिंग की। मौका वारदात पर असलहे से लैस पुलिस एहलकार इख्तियार के नशे में निहत्ते शहरी पर गोलियां चलाने के बाद इंतहाई अफसोस के साथ कहूंगी कि इंतहाई खुश थे। वो लोग बहुत खुश थे। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बाद में आने वाली ड्यूटी ऑफिसर, तहकीकाती टीमें भी अपने पेटी भाइयों के साथ मिल गए। जाए वक़ुआ पर चारों अतराफ पुलिस की गाड़ियां लगा दी गई ताकि लोग ये मंजर देख ही ना सकें। अब नाज़रीन, रिपोर्ट में साबित हो गया कि पुलिस हर सूरत उसामा को कत्ल करना चाहती थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से उसामा के अहले खाना को तहकीकात से मुतालिक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जिया कार उसामा गाजी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ताहिर आलम साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, आपको याद होगा सानिया साहिवाल और इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात जिसमें बेगुनाह मारे गए, और अब ये उसामा सत्ती का पुलिस के हाथों इस तरह पूरी प्लानिंग के साथ कत्ल। सर, क्या आपको लगता नहीं कि पुलिस निज़ाम का अब असर और जायज़ा लेने की अशद ज़रूरत है, वक्त की अहम ज़रूरत है, और उनकी नफ्सियाती जो तरबियत है उसकी बहुत ज़रूरत है ताकि ऐसे वाक़यात पेश ना आ सकें कि तरबियत का फुकदान नहीं तो और फिर क्या है? आप मुझसे पूछ रही हैं? ताहिर आलम बोल रहा हूँ। जी ताहिर साहब, आपसे यकीनी तौर पे आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, जब सानिया साहिवाल हुआ था
तो यही एक ATS जो जिसके जवानों के हाथों ये कत्ल हुआ है, इनके SP ने और बकायदा कमेटी बनी, उन्होंने SOP फॉर एंगेजमेंट इस किस्म की सिचुएशन में लिख के भेजे, जो अप्रूव नहीं हुए, जो कि पता नहीं IG ऑफिस में पड़े रहे या इंटीरियर मिनिस्ट्री में पड़े रहे। और 2016 के वो SOP जो है वो आज तक अप्रूव नहीं हुए, हत्या के लिए उसामा सत्ती वाला वाकया पेश आ गया। अब उसामा सत्ती का जो वाकया है, ये देखें, एक मैं समझता हूँ कि ये एक इंफरादी वाकया है। कुछ पुलिस वालों से इंफरादी तौर पर ये हरकत हुई, उनकी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, उस इलाके में वारदातें हो रही थी। उसी रात पे दरपे 3 वारदातें उन डाकुओं ने की और फिर बताया गया कि व्हाइट कलर की गाड़ी पे सवार होकर के आ रहे हैं, उसका पीछा किया गया, काले शीशे थे, वो रुके नहीं। पुलिस वालों ने समझा यही डाकू है, उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए था, उन्हें उनका पीछा करते रहना चाहिए था जब तक कि गाड़ी खुद न रुक जाती, लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन है, क्या ये इंक्वायरी सही हुई? क्या ये सही मायनों में जुडिशियल इंक्वायरी है? नहीं, ये एक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के माता 98 ग्रेड का न्यूली प्रमोटेड ADC है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जिसने इंक्वायरी की और अपने से सीनियर ऑफिसर्स के मुतालिक उसने रिमार्क दे दिए। अब मुझे बताएं, उसने उन ऑफिसर्स के मुतालिक भी रिमार्क दे दिए जिनको बुलाया ही नहीं इंक्वायरी में। मसलन DSP रमना को का तो इंक्वायरी में स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया, वो तो अपने घर सो रहा था। उसका कसूर ये है कि उसके इलाके में इंसिडेंट हुआ, उसके इलाके में ये वाकया हुआ। अब ये कहा गया कि 4 घंटे तक, इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि 4 घंटे तक मकतूल के वर्षा को इतला नहीं दी गई। एक अफसर बताता है कि वो इतला वाकये की इतला पाकर वो पहुंचा है किम्स हॉस्पिटल जहां डेड बॉडी पड़ी है, और उसका चचा मौजूद है मकतूल का, और उस चचा से पूछता है वो कि आपका बेटा रात के इस टाइम उधर शमस कॉलोनी के इलाके में क्या करने गया था? तो चचा का जवाब था कि अगर बच्चे आवारा हो जाए तो फिर इस तरह ही अंजाम होता है। अब हुआ ये कि मीडिया ने इसको बहुत उठाया और उसके बाद ये वाकया इतना फैला कि इंक्वायरी करने वाला अफसर भी उससे मुतासर हुआ। उसने भी पब्लिक की जुबान ही बोली जो लोग बोल रहे हैं। इस वजह से हमारे माशरे में हमेशा से विलन रही है, लोग पुलिस की कभी तारीफ नहीं करेंगे जब पुलिस का खुद भी इसमें कसूर है, कुछ इमेज ही ऐसा नहीं बन चुका, और पुलिस का काम ही कुछ ऐसा है कि वो पब्लिक को खुश नहीं कर सकती। वो पुलिस वाले 3 पुलिस वालों ने फायरिंग की। अब देखेंगे इंक्वायरी अफसर ने लिखा कि चारों तरफ से फायरिंग की गई। भाई, जब मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, आपकी अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि तमाम की तमाम 6 की 6 गोलियां पीछे से लगी, आप कैसे कह सकते हैं कि कैसे फायरिंग की गई? तो ये जो है मैं समझता हूँ पब्लिक के सेंटिमेंट और मीडिया का डर देखते हुए इंक्वायरी की गई है। ये कोई प्रॉपर इंक्वायरी नहीं है, ये कोई हाई कोर्ट के जज की निगरानी में या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इंक्वायरी नहीं की। मैं इस इंक्वायरी को प्रॉपर इंक्वायरी ठीक है जी ताहिर आलम साहब, इसमें देखें। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ताहिर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, उसामा गाजी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। उसामा साहब, मैं ताहिर साहब को इंटरप्ट नहीं करना चाहती, मैं सुनना चाह रही थी। अच्छा, मजीद ठीक है। ताहिर साहब तो इंक्वायरी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, उन्होंने बल्कि इंक्वायरी पे बहुत से सवालात उठा दिए। उसामा गाजी साहब कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर है कि उन्होंने इतना अरसा पुलिस में गुजारा है, उनकी जो नज़र है मैं उसका क्या कह सकता हूँ, लेकिन कुछ फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। जिस तरह उन्होंने मामला जो सबके सामने, उन्होंने कहा कि पुलिस को कभी भी आप क्रेडिट नहीं देते। सफत गयूर साहब थे, किसने क्रेडिट नहीं दिया? हमारी शान, जिस तरह वो शहीद हुए, जिस तरह वो लड़ते हुए शहीद हुए, जबकि वो कैंसर के भी पेशेंट थे, आज तक उनको याद रखा जा रहा है और हमेशा याद रखा जाएगा। चौधरी असलम साहब, ये लोग नाम बने, ठीक है। इसी तरह से अभी आप देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में जिस तरह हमले को नाकाम बनाया गया हमारे जवानों ने, उनको सराह, हमारे हीरो हैं। जितने पुलिस वाले हैं जो अच्छा काम करते हैं, जिन्होंने शहादतें दी, जो हमारे गाजी हैं, जख्मी हुए, सबको सलाम है। लेकिन क्या इन पुलिस वालों से पूछा नहीं जाएगा कि एक बच्चा जो निहत्था था,
किसको हक है कि उस पर वो गोलियां चलाते? कहां लिखा है, कौन से मैनुअल में पुलिस में लिखा है कि जब आपने उसको रोक लिया, वो गाड़ी रुक गई और उसके बाद आपने उसको घेर लिया और फिर आप उस पर गोलियां चला रहे हैं? पहले ये झूठ नहीं पकड़ा गया, पहले कहा कि जी ये पीछे से गोलियां चलाई गई थी जी, वो तो टायर पर चलाई थी। अच्छा, टायर पर जाकर उसको लग गई। और अगर उनको डाउट भी है कि ये कोई वारदात करके आ रहे कुछ भी, तो आप डायरेक्ट फायरिंग तो नहीं शुरू कर देते? ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स है। जब तक आप पर फायर नहीं होगा तब तक आप फायर नहीं करेंगे, ये बेसिक्स है। अच्छा, डाकू भी हो तो पहला यह है कि आपने उसको गिरफ्तार करना है। ठीक है, तो उसके अगर वो यानी अपने आप को अनआर्म्ड कर देता है तो आपने उसको गिरफ्तार, अगर वो फायर नहीं करता आप पर, आपने उसको पकड़ना है तक तफ्तीश हो। वो सब कहां ट्रेनिंग चली गई? फिर आप देखिए कि उसके बाद जिस तरह से वहां पर जो शवाहिद को खत्म करने की कोशिश की गई वो कहां चले गए। फिर जिस तरह से एफआईआर दर्ज होती है, अब उसके वालिद का जो बयान है कि पुलिस वालों से झगड़ा हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और फिर उसके बाद ऐसे लग रहा है तो एक बदले की कार्रवाई नजर आ रही है। पुलिस से झगड़ा महंगा पड़ गया ना बेचारी पूरी फैमिली को। शुरू में कहा गया कि उससे फायरिंग हुई है, गाड़ी के ऊपर से फायरिंग, और उससे तो कोई इस्लाह नहीं मिला। तो ये सब चीजें झूठ बोला गया, ये सब चीजें भी तो नजर आ रही हैं। अब वजीर आजम साहब की तरफ से भी कहा गया कि जुल्म वाहिकीन कहेंगे। जहां तक उसके चचा की बात है, तो वो क्या वो तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे? मतलब ये तो ऐसी है जो कुछ मीडिया में कहा जा रहा है, आप उसको भी लिख दें। फिर बिल्कुल आपने तो एफआईआर में देखना है, जो फैक्ट्स और फिगर्स वहां पर नजर आ रहे हैं, जो चीजें नजर आ रही हैं, जो आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नजर आ रहा है, वहां साबित नहीं हो उस पर कितनी गोलियां लगी। बिल्कुल ऐसा वहां एसपी ने बयान दिया जी 2 गोलियां चलाई गई थी पीछे से। बल्कि ताहिर साहब से जरा पूछे, ताहिर साहब आपने उसामा गाजी साहब की गुफ्तगू सुनी, सीनियर एंकर है, एनालिस्ट हैं। ताहिर साहब आपको क्या लगता है कि क्या वो उसामा सतीरू थे, वो कोई दहशतगर्द थे, कोई डिकेट थे? अगर कोई वारदात भी करके आ रहे हो, आप इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या फायरिंग करने का इख्तियार होता है पुलिस वालों के पास बगैर किसी सबूत के, सिर्फ शक की बिना पर? मैं ये समझता हूँ और सबको पता है और इंक्वायरी में भी साबित हुआ कि उसामा वो नहीं था जो डकैती में मुलव्वस था। ये कुछ ड्यूटी पर खड़े होते हैं और जब इस तरह की वारदात पे दर पे 2-3 वारदातें एक ही एरिया में हो रही हो और एक अनाउंसमेंट हो जाए कि एक व्हाइट कलर कार है जो वारदात करके आ रही है और वो कार उसी तरफ से आती हुई नजर आए, तो फिर पुलिस वाले उसे रोके और ना रुके, फिर उसका पीछा करें और शीशे हों, और फिर उन्होंने फायरिंग की जो नहीं करनी चाहिए थी। जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है वो ये साफ बताता है कि आप सिर्फ उस सूरत में फायरिंग कर सकते हैं जब आप की जान को खतरा हो या आपके सामने किसी और की जान को खतरा हो, कोई आप पर फायरिंग कर रहा हो। तो ये गलत किया उन्होंने, मैं इस चीज को मानता हूँ। लेकिन जो उनके वालिद का बयान है डॉक्टर साहब, जो वालिद का बयान है वो कह रहे हैं कि उनसे झगड़ा था, उन्होंने कहा था हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो क्या एक वालिद कह रहा है, क्या आप उसको उसकी बुनियाद पर आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे? कह रहे गलती हो गई, इतनी मतलब छोटी गलती है कि किसी की जान चली जाए? आप देखिए वो जो पुलिस वालों से गलती हो जाए कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो खुद मान रहे हैं, आईजी साहब कह रहे हैं कि उनको कोई हक नहीं पहुंचता फायरिंग करने का। कहेंगे ये गलती है, किसी की जान चली गई। जो उनकी बेसिक थी, जो देखिए पुलिस हो जिनके पास असलहा होता है, उनकी छोटी सी गलती किसी की जान ले लेती है, लिहाजा उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, तो सामा मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा जानना चाहूंगी, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते थे प्राइम मिनिस्टर साहब, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी बात करते थे। मुझे बल्कि याद है कि उनका कोई भी जलसा, कोई भी तकरीर अधूरी होती थी पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र किए बगैर, कि तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा और पुलिस रिफॉर्म्स। बल्कि आपको नासिर दुरानी साहब याद होंगे, बड़ा वो कहते थे केपीके में जो पुलिस रिफॉर्म्स आई, फिर यहाँ पर भी आए, फिर गायब हो गए। क्या बना? क्या पुलिस रिफॉर्म्स आ गई? आधा टेन्योर तो पूरा हो गया हुकूमत का, ये सिर्फ दावे थे। अभी आपने देख नहीं लिया कि वो शेख साहब को जिस तरह से लाया गया था, उमर शेख साहब को लाहौर में बड़े दावे करके, वो क्या बना आपके सामने कि जी वो 3 महीने में उन्होंने कर देना है। उन्होंने कहा जनाब कोर्ट मार्शल होगा, यहाँ से इनको सजाएं देंगे। क्या हो गया? उल्टा बेड़ा गर्क हो गया यहाँ भी लाहौर पुलिस का। आप देख लीजिए कि ये रिफॉर्म्स कोई नहीं लाने देगा। इमरान खान साहब वहां बैठकर उनके कह देने से रिफॉर्म्स नहीं हो जानी। जब रिफॉर्म्स की बात आती है तो फिर एमएनए एमपीएस कहते हैं भाई रिफॉर्म्स आ गई तो हमारा फिर क्या होगा? हमारे पास तो कोई आएगा ही नहीं, हमारा वोटर हमारे पास आएगा तभी पर्चा दर्ज होगा, वो हमारे पास आएगा तभी पर्चा खारिज होगा। ये पुलिस वाले अगर हमारी नहीं सुनेंगे तो हमने फिर यहाँ पर करोड़ों रुपया किस काम के लिए लगाया एमएनए एमपीए बनने के लिए? तो वो रिफॉर्म्स तो कभी हो ही नहीं सकती। कभी नहीं। आप देखिए ये रिफॉर्म है कि पुलिस वाले बंदा मार रहे हैं, पुलिस वाले ही वो पर्चा दर्ज कर रहे हैं और पुलिस वाले उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वहीं की पुलिस, वही इस्लामाबाद पुलिस है, वही पर्चा दर्ज करेगी, वही इन्वेस्टिगेट करेगी और अपने ही लोगों को वो फांसी लगवाएगी। कैसे मुमकिन है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान और उनकी बड़ी खबर।
नाजरीन, इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान और उनकी बड़ी खबर। सदीक, क्या है आपकी बड़ी खबर? बल्कि आज आपके पास एक खबर नहीं 3-4 खबरें, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम मुख्तसर बात करते हैं शहर इक़्तिदार का जो अहवाल है, जो सूरत हाल है। नदीम अफजल चांद साहब, उनके इस्तीफ़े को 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनका इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं किया, वहीं पर कुछ मिनिस्टर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि नदीम अफजल चांद साहब ये इस्तीफ़ा वापस ले लें, और वहीं पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी कायल करने की कोशिश की जा रही है कि आप ये इस्तीफ़ा मंजूर ना करें। लेकिन अभी तक जिस वक्त तक हम ये बात कर रहे हैं, ना तो इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा कबूल किया है, ना ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस लिया है। नदीम अफजल चांद साहब जो है वो ये समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब हज़ारा बरादरी के पास नहीं गए, उससे तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हुआ है। जिसने भी प्राइम मिनिस्टर से ये फैसला करवाया है, उन्होंने ये फैसला गलत करवाया है। नदीम अफजल चांद साहब ने अपना एक तो ऑफिस छोड़ दिया है, जो सरकारी गाड़ी थी वो वापस कर दी है। ट्विटर पर उन्होंने बायो जो है वो अपनी जो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था अपने इंट्रोडक्शन के स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के, उसको भी चेंज कर दिया है, और वो अभी तक इस्तीफ़ा वापस लेने पर तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को एक तो वहाँ पर जाना चाहिए था, साथ ही वो ये भी समझते हैं कि इमरान खान साहब को वो जो बयान था कि जो ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था वो नामुनासिब था, वो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये तो हो गया नदीम अफजल चांद साहब का मामला। दूसरा जो मामला है वो ये है कि PDM की जानिब से 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने एहतजाज किया जाना है। उस हवाले से आज जो एक कमेटी थी मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल, उसने फैसला सुना दिया है, और उसके मुताबिक यही है कि PDM को नहीं रोका जाएगा, कोई रुकावटें नहीं होंगी, कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी, उनको मुकम्मल जो है वो आज़ादी है वो आकर एहतजाज करें, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक कानून को हाथ में ना लें, और जो भी क़वायद व ज़वाबित है उसकी खिलाफ वर्जी ना करें, तो कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। उनको बिल्कुल एक पूरा मौका दिया जाएगा ताकि ऐसा ना हो कि ताकत का इस्तेमाल हो, गिरफ्तारियाँ हों, और उससे अपोजिशन को मौका मिले ये कहने का कि देखें जी हम तो बहुत लोग ला सकते थे, लेकिन क्योंकि रुकावटें पैदा की गई, रुकावटें खड़ी की गई, गिरफ्तारियाँ की गई, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं आ सके। और इसी से जुड़ी हुई तीसरी डेवलपमेंट जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 18 जनवरी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को नोटिस जारी कर दिए हैं। दोनों जो हैं उनका मसला ये है कि दोनों अपना रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन उनसे जो रिकॉर्ड मांग रहा है कि आपको कौन फंडिंग करता रहा है, कौन आपका डोनर था, कौन से बैंक अकाउंट से, ये सारी तफसीलात जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगी जा रही हैं वो उनको फराहम नहीं की जा रही। तो ये 3 खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब जो आपका सवाल होगा तो उस पर हम बात करते हैं। ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबरों के लिए, आपके तजिए। और नाज़रीन, ये जो काली पट्टी है ये हम रोज़ाना बांध कर एहतजाज करते हैं। एहतजाज आप सब लोग जानते हैं कि चेयरमैन पैमरा के खिलाफ किया जा रहा है। चूँकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब, वो बार बार कहते हैं कि मैंने 22 साल स्ट्रगल की, और इतनी स्ट्रगल करने के बाद, जिद्दोजहद करने के बाद, तब्दीली का नारा लगाने के बाद उन्होंने वोट लिया और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। अब लोगों को उनसे उम्मीद है कि नए पाकिस्तान में खान साहब ने जो दावे किए थे कि यहाँ पर मेरिट पर हर ओहदे के लिए सिलेक्शन हुआ करेगी, यहाँ पर हम देखते हैं कि चेयरमैन पैमरा का उस ओहदे पर बैठना, उस कुर्सी पे बैठना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हैं उस शख्स को उस ओहदे पे बिठाकर जिनके लिए बाकायदा एड को चेंज किया गया, इश्तिहार को चेंज किया गया। ना उनका तजर्बा है इस ओहदे के लिए, ना इस कुर्सी पे बैठने के लिए उनकी तालीमी काबिलियत है। लिहाजा मेरा सवाल है, और हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि किस बिना पर उस शख्स के लिए बाकायदा इश्तिहार चेंज किया गया? क्या उनके अलावा कोई भी नहीं था अहल इस ओहदे पर बैठने के लिए? तो तब तक हमारे एहतजाज इन काली पट्टियों के साथ जारी रहेगा जब तक उस नाअहल शख्स को इस ओहदे से हटाया नहीं जाएगा। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, आज भी हमेशा की तरह अगर वो सुन रहे हैं कि उनको पैमरा के चेयरमैन को ओहदे से फौरन हटाया जाए और मिसाल कायम की जाए, प्रैक्टिकली अमली तौर पे, ज़बानी जमा खर्च नहीं, अमली तौर पे साबित किया जाए कि ये नया पाकिस्तान है, यहाँ पे मेरिट की धज्जियाँ कोई नहीं उड़ा सकता। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जाने से पहले देखिए अरफा करीम की याद में मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।